हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे CT02 मेंस पेपर। तो अगर हम पेपर की बात करें तो फिजिकल में कुछ लगभग 9 क्वेश्चन थे जो बड़े इजी लेवल के थे, बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, देन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिस्कशन होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 26 की। गिवन आपको सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। For the phenomena of adsorption delta G less than 0। यस, देखिए एडसॉर्प्शन अगर प्रोसेस करना है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 यानी नेगेटिव। अब कोई भी प्रोसेस हो, अगर उस प्रोसेस को आपको प्रोसीड कराना है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या लेस देन 0 होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा कि एडसॉर्प्शन अगर आपको प्रोसीड कराना है तो उसके लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट होगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेव एज एसोसिएटेड कोलॉइड। देखिए स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि जब हम लो कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो लो कंसंट्रेशन में जो सोप होता है वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। जब हाई कंसंट्रेशन आता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एग्रीगेट होके एसोसिएटेड कोलॉइड बनाते हैं, जिसको हम फर्दर क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मिसेल का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड। एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S। यस, अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। जब इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा G क्या हो जाता है यहाँ पर 0, तो क्या बचेगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ पे डेल्टा H किसके बराबर होगा, T डेल्टा S के बराबर। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए आपको बोला है, राइट। और फोर्थ पॉइंट बोला गया है, द टर्म सोर्प्शन स्टैंड फॉर एडसॉर्प्शन। अगर हम सोर्प्शन की बात करें तो सोर्प्शन किसके लिए बोला जाता है, जब एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, जब एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हो तो ही उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सोर्प्शन बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है, सोर्प्शन स्टैंड फॉर एडसॉर्प्शन नॉट फॉर एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। गिवन आपको व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻⁴ मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी एडेड टू 300 ml of 10⁻⁴ मोलर HCl solution to get a solution in which the molarity of हाइड्रोनियम आयन इज 5 × 10⁻11 मोलर। यस, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, बस आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि आपको पूछा यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना वॉल्यूम यूज में लें, कि यहाँ पे आपको 300 ml 10⁻⁴ मोलर HCl के अंदर मिलाने के बाद H प्लस का कंसंट्रेशन, H3O प्लस मींस H प्लस आप बोल सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन कितना मिल जाएगा, 5 × 10⁻11 मोलर। तो पहले आपको यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन देख के ये सोचना पड़ेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक। तो आपको H प्लस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 5 × 10⁻11 मोलर। अगर हम बात करें KW के अकॉर्डिंग H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, KW के बराबर। तो यहाँ से आप OH माइनस का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं कितना, यहाँ पर 10⁻14 अपॉन 5 × 10⁻11 मींस 2 × 10⁻4 मोलर। तो ये क्या है, 10⁻7 मोलर से ज्यादा है, राइट। तो इसका मींस यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। इसका मींस जब हमने यहाँ पे एसिड और बेस मिलाया था तो बेस से मिलने वाले OH माइनस के मोल्स एसिड से मिलने वाले H प्लस के मोल्स से ज्यादा रहे होंगे। तो इसका मीन सॉल्यूशन बेसिक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको फाइनली OH माइनस का कंसंट्रेशन बताना है तो आप क्या करेंगे, मोल्स ऑफ OH माइनस में से मोल्स ऑफ H प्लस माइनस करेंगे और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट। क्यों ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एसिड के अंदर बेस को मिलाते हैं तो जो कम होता है जितने H प्लस होंगे उतने नंबर ऑफ OH माइनस वाटर में चेंज हो जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। अब यहां से हम बात करें बेरियम हाइड्रोक्साइड, कितना मोलर दे रखा है आपको, 2 × 10⁻4 मोलर। इसका आप V ml वॉल्यूम कंसीडर कर दीजिए, राइट। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, Ba2 प्लस 2 OH माइनस। तो यहाँ पे जितना बेरियम आयन है उसका डबल क्या प्रोड्यूस होगा, OH माइनस, यानी कितना, 4 × 10⁻4 मोलर, राइट। हमें पता है मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको मोल्स निकालना है तो मोलरिटी को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मिलीमोल ऑफ OH माइनस M × V के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 × 10⁻4 × V मिलीमोल,
राइट। सिमिलरली जब HCl डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, HCl का कितना कंसंट्रेशन है 10⁻⁴, डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा 10⁻⁴ मोलर H प्लस एंड 10⁻⁴ मोलर ऑफ Cl माइनस, राइट। तो अगर हम यहाँ पे मिलीमोल ऑफ H प्लस की बात करें, M इंटू V के अकॉर्डिंग 10⁻⁴ इंटू V कितना है 300 इंटू 10⁻⁴ मोलर ऑफ 4 मिलीमोल ऑफ OH प्लस आपको मिलेंगे, राइट। तो ये दो चीजें आपको मिल गई, आपको OH माइनस के मिलीमोल पता है, H प्लस के मिलीमोल पता है, फाइनली सॉल्यूशन में कितना OH माइनस है वो पता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए OH माइनस इन फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, मिलीमोल ऑफ OH माइनस माइनस मिलीमोल ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ये मिलीमोल है तो वॉल्यूम किस में लेना है आपको, ml में लेना है। तो ये कितना है, मिलीमोल ऑफ OH माइनस कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ माइनस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फाइनल सॉल्यूशन में कितना है 2 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू मिलीमोल ऑफ OH माइनस कितना 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू V माइनस 300 इंटू 10⁻⁴ अपॉन टोटल वॉल्यूम V प्लस 300। 10⁻⁴ कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो बचा हुआ वैल्यू है उसको कैलकुलेट कीजिए, तो आपको वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा कि कितना वॉल्यूम हमने यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड का मिलाया गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2V प्लस 600 इक्वल टू 4V माइनस 300, तो इसको इधर ले आए तो 900 इक्वल टू 2V एंड V इक्वल टू 900/2 मीन्स कितना हो जाएगा 450 ml। तो दिस विल बी द योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, गिवन है आपको व्हाट इज द मोलरिटी एंड मोलिलिटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन दैट हैज डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml at 25 डिग्री सेल्सियस एंड कंटेन 10% बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपको गिवन है यहाँ पे 10% बाय वेट ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसका मीन्स क्या होगा 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 90 ग्राम सॉल्वेंट, राइट। एक ही बात है, बिकॉज मास तो कंजर्व रहता है, तो ये टोटल मास क्या होगा 100 ग्राम के बराबर ही होगा, राइट। तो यहां से आपको सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, तो आप मोलिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। तो मोलिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो मोल्स क्या होगा मास बाय मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास होगा 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 90, ये केजी में होता है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो या कैलकुलेशन कर देंगे कितना हो जाएगा 100 अपॉन 54, तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 1.85 मोलर के इक्वल, राइट। तो यहां से आपको मोलिलिटी मिल जाएगी। अब हम मोलिलिटी की बात करें तो मोलिलिटी क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। आपके पास सॉल्यूशन का मास है तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला जा सकता है क्या डेंसिटी हेल्प से, तो डेंसिटी क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है यहाँ पे 1.2 ग्राम पर ml। तो इसको आप यहाँ प्लेस कर देंगे तो मोलरिटी क्या मिल जाएगा मोल्स मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन 1.2, वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना था तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 उड़ा दीजिए, कितना होगा 12/6 मीन्स 2 मोलर। ये आपको मोलरिटी का आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे मोलरिटी एंड मोलिलिटी, तो 2 मोलर इसका मोलरिटी है और 1.85 इसका मोलिलिटी है, तो फर्स्ट आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। गिवन आपको if the spin quantum number of p and u is same, the group of electron given in the same bracket in option having at least 3 quantum number are same। यस देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको क्वांटम नंबर के बेसिस पर ये आंसर देना था। तो आपको यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s एंड 3d का, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बोला है p और u का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है सेम है। तो अगर मैं इसको एज अ क्लॉकवाइज स्पिन मान लूं तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दोनों का स्पिन सेम है। अब हुन्स रूल क्या बोलता है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन यानी सभी ऑर्बिटल में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हुन्स रूल क्या बोलता है जब आप ऑर्बिट में सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो सबसे पहले सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है विद सिमिलर स्पिन। तो यहाँ पे इन सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा
सिमिलर होगा, राइट। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यू क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमें देखना है कौन कौन से इलेक्ट्रॉन का कम से कम 3 क्वांटम नंबर सिमिलर है। तो अगर हम यहाँ पे N, L, M और S की बात करें तो सभी इलेक्ट्रॉन के लिए ये ले लेते हैं। तो P के लिए N का वैल्यू क्या है 4, L का वैल्यू S के लिए क्या होता है 0, M का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, S है तो क्लॉकवाइज स्पिन को हाफ बोलेंगे। Q के लिए क्या होगा 4, L का वैल्यू 0, M का वैल्यू 0 माइनस हाफ। तो इसमें P एंड Q की कम से कम 3 क्वांटम नंबर क्या है सिमिलर। अब यहाँ पे बात करते हैं R, S, T, U और V के लिए। तो R के लिए N का वैल्यू क्या है 3, L का वैल्यू क्या है, D के लिए L का वैल्यू क्या होता है 2, सॉरी यस 2, M का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तो M का वैल्यू क्या होगा -2 और यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है सिमिलर है तो +हाफ। S के लिए N का वैल्यू क्या है 3 है, L का वैल्यू क्या है 2 है, M का वैल्यू क्या है -1 है और यहाँ पर स्पिन क्या होगा क्लॉकवाइज है तो +हाफ। यहाँ पे T के लिए N का वैल्यू 3, L का वैल्यू 2, M का वैल्यू 0 एंड +हाफ। U के लिए N का वैल्यू 3, 2, यहाँ पर कितना हो गया +1 एंड +हाफ और V के लिए N का वैल्यू 3, 2 +2 एंड +हाफ। अब आप इजीली देख सकते हैं किसके लिए यहाँ पे क्वांटम नंबर कम से कम 3 सिमिलर है। तो यहाँ पे P एंड Q के लिए तीनों क्वांटम नंबर क्या होगी सिमिलर होगी एटलीस्ट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे R, S, T, U इनमें सभी में क्या है 3 क्वांटम नंबर सिमिलर है। तो यहाँ पे PS के लिए क्या तीनों क्वांटम नंबर सिमिलर है क्या, सॉरी P और S के लिए कम से कम 3 क्वांटम नंबर सिमिलर है क्या, ये P है और ये S है। N डिफरेंट, L डिफरेंट, M डिफरेंट, केवल एक क्वांटम नंबर सिमिलर है। तो ये ऑप्शन क्या होगा इनकरेक्ट होगा। सेकंड P एंड R के लिए बात करें, P के लिए चारों क्वांटम नंबर ये है, R के लिए क्या है N डिफरेंट है, L डिफरेंट है, M डिफरेंट है और केवल एक ही सिमिलर है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा इनकरेक्ट होगा। P एंड Q के लिए 3 क्वांटम नंबर क्या है सिमिलर, तो ये सही है। RST की बात करें, RST ये वाला सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये डिफरेंट है बट ये सिमिलर है। तो यहाँ पे भी कितनी क्वांटम नंबर सिमिलर आ रही है 3 क्वांटम नंबर। तो RST के लिए सही होगा। TUV यहाँ पे ये सिमिलर है, ये सिमिलर और ये सिमिलर है बट ये डिफरेंट है। तो कम से कम 3 क्वांटम नंबर सिमिलर हो रहा था। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 गिवन है, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 0.45 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। द वॉल्यूम of air assuming real gas under the same condition is 0.9 decimeter cube per mole. The point which correspond to air in the given graph is, तो आपको ग्राफ गिवन है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का प्रेशर के साथ गिवन है। आपको डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पर यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। तो इसमें से बताना है कौन सा पॉइंट एयर के लिए करेक्ट होगा। तो अगर हम Z की बात करें तो Z क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस रेशियो। तो आपको एयर का यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है 0.9 और सेम टेम्परेचर पर आपको आइडियल गैस का वॉल्यूम गिवन है कितना है 0.45। तो Z का वैल्यू क्या आएगा 2। तो 2 किस पॉइंट पे आ रहा है D। तो D पॉइंट किसके लिए सही होगा एयर के लिए सही होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 आपको गिवन है द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 30। कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ N2O4 एट द सेम टेम्परेचर। तो आपको रिएक्शन गिवन है N2O4 गैस से क्या बन रहा है 2NO2। यस, देखिए आपको डिसोसिएशन बताना है, परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, अल्फा क्या होता है कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d इंटू N-1। जो कैपिटल D होता है वो क्या होता है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, स्मॉल d क्या होता है प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी। आपको बता दें कि क्वेश्चन में आपको कभी थ्योरेटिकल डेंसिटी का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी का गिवन होगा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल d का वैल्यू वेपर डेंसिटी ऑफ N2O4 एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 30। तो स्मॉल d का वैल्यू आपको 30 गिवन है। कैपिटल D आप कैसे निकाल सकते हैं मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मोलर मास यहाँ पे N2O4 का थ्योरेटिकल मोलर मास कितना होगा यहाँ पे 92 अपॉन 2। 92 देख लें 64 प्लस 28 यस 92। तो ये कितना हो जाएगा 46। तो थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी कितना है 46 और एक्सपेरिमेंटल कितना है 30 है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए तो अल्फा कितना हो जाएगा कैपिटल D कितना है 46 माइनस 30 अपॉन 30 इंटू N-1। N क्या होता है स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो N का वैल्यू क्या होगा
2 - 1, तो कितना आ जाएगा 46 - 30, 16/30, राइट। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अप्रोक्सीमेट 15 भी मान लें तो ये कितना होगा 50% हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, राइट। तो अप्रोक्सीमेट 50% आंसर आ जाएगा कहीं, यस। 4 वाला कितना आ रहा है 53.3%, राइट। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ हो जाएगा 53.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 गिवन है, when freshly precipitated ferric hydroxide is shaken with small amount of aqueous solution of FeCl3, तो यहाँ पे आपको बोला है फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, इसको आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, FeCl3 के साथ। A colloidal solution is obtained, this is an example of, अब देखिए यहाँ पे कि फ्रेश प्रेसिपिटेट था, उसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको शेक कर रहे हैं। तो आपने अगर डेफिनेशन पढ़ा हो कि डेफिनेशन क्या होता है कि अगर फ्रेश प्रेसिपिटेट को आप वापस से यहाँ पे कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कोलोइडल सॉल्ट बन रहा है। तो अगर फ्रेश प्रेसिपिटेट को इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करके वापस से सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पेप्टाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा, पेप्टाइजेशन, यानी थर्ड आंसर योर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 आपको गिवन है एट 600 केल्विन रिएक्शन गिवन है S8 gaseous to 4S2 gaseous. At 600 Kelvin a reaction S8 to 4S2 is carried out by taking 2 mole of S8 and 0.2 mole of S2 in a vessel of 1 liter. तो यहाँ पे इनिशियली 2 मोल S8 का लिया गया था और 0.2 मोल ऑफ S2 का लिया गया है, वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, केसी आपको गिवन है कितना 6.3 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, केसी का वैल्यू आपको गिवन है। अब पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, बोला गया है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट 8 इंटू 10⁻⁴ होगा, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो स्टेटमेंट कौन सा वाला इनकरेक्ट है वो चेक करने के लिए आपको सारी चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप Qc निकालना चाहेंगे तो Qc क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ S2 जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है अपॉन एक्टिव मास ऑफ S8, तो एक्टिव मास ऑफ S2 यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर है तो 0.2 अपॉन 1 पावर कितना आ जाएगा 4/2, राइट। तो कितना होगा 16 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2, तो कितना होगा 8 इंटू 10⁻⁴। तो Qc का वैल्यू क्या है 8 इंटू 10⁻⁴। तो स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकंड, तो फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड बोला है रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब Qc और Kc को कंपेयर करके आप बता सकते हो रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव कर रहा होगा या बैकवर्ड में। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों का वैल्यू कि किसका वैल्यू बड़ा है। यहाँ पे Qc कितना है 8 इंटू 10⁻⁴ और Kc कितना है 6.3 इंटू 10⁻⁶। तो वैल्यू देख के आप बता सकते हैं Qc इज ग्रेटर देन Kc। तो अगर Qc का वैल्यू Kc से ज्यादा होता है तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। थर्ड बोला है रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर बैकवर्ड में जा रही है तो फॉरवर्ड वाला स्टेटमेंट तो अपने आप ही इनकरेक्ट होगा, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा इनकरेक्ट होगा। एंड फोर्थ बोला है Kp इज ग्रेटर देन Kc, तो Kp क्या होगा यहाँ पर Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन। तो डेल्टा एन के वैल्यू के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि Kp का वैल्यू बड़ा होगा या Kc का वैल्यू। डेल्टा एन क्या होगा, स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्री ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या है 3, तो डेल्टा एन का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो Kp क्या होगा यहाँ पर Kc इंटू RT पावर 3। तो Kc को RT पावर 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो Kp के बराबर हो पा रहा है, इसका मींस Kp का वैल्यू क्या होगा Kc से बड़ा होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। गिवन आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। बट ये सब्जेक्टिव एक तरीके से थियोरेटिकल पॉइंट है, तो आपको सारे स्टेटमेंट पता होने चाहिए तो ही आप इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट का आइडिया लगा पाएंगे। तो थ्योरी अगर आपने पढ़ा है तो इजीली आपने क्वेश्चन सोल्व कर पाए होंगे। गिवन है फॉर कोगुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बेरियम आयन इज मोर इफेक्टिव देन Na+। यस, हार्डेस्ट रूल क्या बोलता है कि अगर आपको किसी सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करना है तो जो सॉल्ट का चार्ज होता है उसके ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस आपको उसमें डालने होते हैं। तो अगर सॉल्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो आपको नेगेटिव आयंस डालने पड़ेंगे, और अगर सॉल्ट नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव आयन के थ्रू प्रेसिपिटेट होगा। कोगुलेशन मींस प्रेसिपिटेशन ही है एक तरीके से। तो
आपको बोला है फॉर कोगुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेरियम आयन इज मोर इफेक्टिव देन सोडियम आयन। ये पॉइंट सही है कि अगर आपको नेगेटिव सोल का प्रेसिपिटेशन करना है तो बेरियम आयन सोडियम आयन से ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? बेरियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा। बट क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नेगेटिव सोल होता है क्या? नहीं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ पॉजिटिव सोल। तो पॉजिटिव सोल के लिए पॉजिटिव आयन यूज में नहीं लिए जाते हैं, पॉजिटिव सोल के लिए नेगेटिव आयन यूज में लिए जाते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट, इनकरेक्ट होगा। सेकंड बोला है सेलुलोज सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलेकुलर कोलाइडल सिस्टम। बिल्कुल सही है, फैक्ट बेस्ड है और थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है? सही है। थर्ड बोला है सोल ऑफ मेटल सल्फाइड आर लायोफिलिक। मेटल सल्फाइड के सोल क्या होते हैं? लायोफोबिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। और फोर्थ स्टेटमेंट बोला है हार्डे-शुल्जे रूल स्टेट द बिगर द साइज ऑफ आयन द ग्रेटर इज द कोगुलेशन पावर। हार्डे-शुल्जे रूल ने चार्ज के बेसिस पे आपको स्टेटमेंट दिया था, साइज के बेसिस पे कोई स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने बोला था कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका प्रेसिपिटेट करने की पावर, कोगुलेशन की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। साइज के बेसिस पर कोई स्टेटमेंट नहीं था। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट होगा। राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 गिवन है आपको कैलकुलेट मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ Hg2I2 इन अ डिस्टिल्ड वाटर इज S into 10⁻⁸ देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ S। KSP आपको गिवन है 32 into 10⁻24। तो आपके नोट्स में भी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा यहाँ पर Hg2I2 जब डिसोसिएट होगा तो आपको बताया है जो Hg प्लस होता है वो डायमेरिक फॉर्म में आपको मिलता है। तो ये Hg2 2 प्लस यहाँ पर बनेगा प्लस 2I माइनस यहाँ पर बनने वाला है। तो अगर इसके S मोल 1 लीटर में डिसोल्व होंगे तो इसका कितना बना होगा? S। और ये कितना बना होगा? 2S। तो अगर हम इसके KSP की बात करें तो KSP क्या होगा? Hg2 2 प्लस इंटू I माइनस स्क्वायर मीन्स S इंटू 2S स्क्वायर मीन्स कितना होगा? 4S क्यूब। तो ये 4S क्यूब किसके बराबर? इसके KSP के बराबर होना चाहिए। तो KSP कितना है इसका? 32 इंटू 10⁻24। तो यहाँ से आप S का वैल्यू निकाल सकते हैं। S क्यूब कितना होगा यहाँ पे? 8 इंटू 10⁻24। तो S निकाल लीजिए क्यूब रूट लेके 2 इंटू 10⁻8। ये आपको S का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको? सॉल्युबिलिटी। राइट। तो इन्होंने सॉल्युबिलिटी को किसकी टर्म में दे रखा है? S इंटू 10⁻8। तो कंपेयर कर लीजिए 2 इंटू 10⁻8। तो S का वैल्यू क्या होगा? ये 2 होगा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ JEE मेंस पेपर CT02। ठीक है बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायस्टेरियोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो बच्चों न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमें और रिलेशन जो निकालना है डायस्टेरियोमर्स का, बच्चों ऑप्शन में जो गिवन है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं? न्यूमैन से फिशर बनाते हैं। और बच्चों फिशर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों? एक एक्लिप्स न्यूमैन तैयार करते हैं। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन को वैसे ही रखते हैं Me OH और H। ठीक है, अब बच्चों बैक कार्बन पर रोटेशन करते हैं। यहाँ पर मिला बच्चों आपको आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा H और ये आ जाएगा बच्चों मिथाइल, घूम करके आ जाएगा इसके H के पीछे आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। ये फ्रंट कार्बन है बच्चों, तो फ्रंट कार्बन को टॉप में रख लिया हमने, उस पर अटैच किया है मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल है और OH और H। बच्चों जैसा दिख रहा है हम वैसे ही प्लेस कर देते हैं। ठीक है, टॉप में मिथाइल है और लेफ्ट में OH और राइट में बच्चों क्या है? फ्रंट कार्बन पर H है। ठीक है, बॉटम की बात करें तो इस Me के पीछे क्या है बच्चों? I है। ठीक है, उसको लिखा। और इस OH के पीछे क्या है बच्चों? H है। और इस H के पीछे क्या है? मिथाइल है। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चों? जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन है। बच्चों यहाँ तो ठीक है मिथाइल है और ये OH और ये H। तो बच्चों हम मिथाइल जो कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो इस मिथाइल को हमें डाउन साइड रखना है। हम इसको रोटेट करते हैं बच्चों। तो ये Me आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये H यहाँ पर चला
आयोडीन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, और ये H घूम करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बच्चों हम फिशर प्रोजेक्शन में रोटेशन करते हैं कीपिंग वन ग्रुप कांस्टेंट, देन फिशर प्रोजेक्शन रिमेन्स सेम। बच्चों ये आ गया एग्जैक्टली, अब हमें इसी से मैच कराने हैं। ठीक है, अगर बच्चों हम फर्स्ट की बात करें तो इसमें देखिए ये इसका डायस्ट्रोमर नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली क्या है, मिरर इमेज है। जो मिरर इमेज होते हैं वो एनेंशियोमर्स होते हैं, तो बच्चों ये तो मैच नहीं करेगा, तो ये और ये क्या है बच्चों, मिरर इमेज है। तो हमें डायस्ट्रोमर्स निकालना है। डायस्ट्रोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो मिरर इमेज ना हो। बच्चों आप इसमें देखते हैं तो सेम काम कंपेरिजन करने के लिए वर्टिकल लाइन को सेम रखना है। तो बच्चों यहाँ पर वर्टिकल लाइन अभी सेम नहीं है, तो ये इसको रोटेशन करना है। यहाँ तो ठीक है, इसको टॉप में पहुँचाया, तो बच्चों OH यहाँ पर आएगा और H यहाँ पर आ जाएगा। इससे हमें मिला बच्चों कुछ ऐसा कंपाउंड, हम देखिए Me, और बच्चों OH यहाँ पर आ गया, तो ये H यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तो हमने कोई चेंजेस किए नहीं, तो आप इसको देखिए, तो ये H I और Me बिल्कुल बच्चों ये फर्स्ट जैसा ही आ गया, तो ये भी इसी का एनेंशियोमर ही है। ठीक है, अब बच्चों इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर वर्टिकल लाइन को सेम रखते हैं, तो बच्चों इसको भी घुमाते हैं, इस तरीके से रोटेशन करते हैं बच्चों। तो जिस कायरल सेंटर में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं उसको एज इट इज रखना है बच्चों, आयोडीन Me और H। बच्चों Me को यहाँ पहुँचाया, OH यहाँ आ गया और H, फिर से बच्चों ये सेकंड और ये थर्ड बच्चों क्या है, दोनों सेम कंपाउंड ही हैं, तो ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों क्या है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये सब के सब इसके एनेंशियोमर हैं, तो एक बचा है फोर्थ ऑप्शन, यही डायस्ट्रोमर होगा। चेक कर लेते हैं बच्चों इसको भी। तो देखिए, तो टॉप पर Me को रखना है, सभी कंपैरिजन में बच्चों वर्टिकल लाइन को सेम रखना है, तो H Me और I, जब Me यहाँ पहुँचेगा तो बच्चों OH यहाँ पर आ गया और OH यहाँ गया और H यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बच्चों आप इसको देखें, हाँ इसमें भी देखिए, इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे हमें बच्चों। Me को यहाँ पहुँचाएंगे तो आयोडीन यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन को सेम रखना है बच्चों। ठीक है, कंपेरिजन करने के लिए बच्चों ये Me यहाँ पर आ गया और आयोडीन यहाँ गया, H यहाँ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये दोनों बच्चों क्या है, मिरर इमेज नहीं है। जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो डायस्ट्रोमर्स होते हैं। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला 2-क्लोरोब्यूटेन का बच्चों गिवन है और हमें ये X, Y, Z जो अननोन है ये आइडेंटिफाई करने हैं। तो बच्चों देखिए, पहले हम 2-क्लोरोब्यूटेन बनाते हैं बच्चों, CH3 CHCl CH2 एंड CH3। ठीक है, तो बच्चों 1, 2, 3 एंड 4। बच्चों हम इसका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं वो C2C3 बॉन्ड के अराउंड हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे चेक करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखें तो कार्बन 2 से कनेक्टिविटी की बात करें अगर, तो कार्बन 2 से एक तो CH3 कनेक्टेड है बच्चों, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक बच्चों क्लोरीन कनेक्टेड है। ठीक है, अगर हम C3 की बात करें बच्चों, तो C3 में देखें H और कनेक्टिविटी है बच्चों किसकी, CH3 की। ठीक है, तो बच्चों अगर हम मैच करवाएं तो देखिए, अगर हम फ्रंट कार्बन की बात करें तो फ्रंट कार्बन पर है बच्चों CH3 और H और एक अननोन है X। तो अगर हम फ्रंट कार्बन पर देखें तो CH3 H और एक अननोन X। अगर मान लो हम इसको फ्रंट कार्बन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने फ्रंट कार्बन मान लो कंसीडर किया, तो अगर हम अननोन की बात करें इसमें तो CH3 और H, तो जो X अननोन है वो आपको दिख गया क्लोरीन। ठीक है, तो कह रहा है कि X इज क्लोरीन। ठीक है, ये बात हो सकती है। अगर हम C3 की बात करें बच्चों, तो जो C3 है जो कि आपका बैक कार्बन है, उसमें देखिए तो बैक कार्बन से अगर हम जुड़े हुए एटम की बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन है और बाकी दो चीजें अननोन है। तो बच्चों सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है और बाकी दो चीजें जो अननोन है वो क्या होंगी बच्चों, Y एंड Z। ठीक है, तो अगर हम बच्चों देखें ऑप्शन की बात करें तो X तो क्लोरीन है और Y और Z क्या है, Y और Z है बच्चों CH3 एंड H। तो बच्चों क्या है कि X इज क्लोरीन एंड Y एंड Z आर CH3 एंड H। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें लिविंग ग्रुप की एबिलिटी के बारे में पूछा गया है।
बच्चों लीविंग ग्रुप हम डिसाइड कैसे करते हैं? लीविंग ग्रुप बच्चों एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो एसिड है अगर हम उससे H+ रिमूव करें तो क्या बनाता है? एनायन बनाता है। और बच्चों आपको पता है कि स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि जो एसिड है अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसका मतलब उसका बना हुआ जो आयन है वो स्टेबल है। तो बच्चों एसिड का काम क्या है? H+ को डोनेट करना। ठीक है, और H+ तभी डोनेट आसानी से हो पाएगा जब उसका रिजल्टिंग जो एनायन है वो क्या हो? स्टेबल हो। तो बच्चों आपको यही देखना है कि लीविंग ग्रुप पावर जो एनायन दिए हैं वो एनायन अच्छे लीविंग का काम करते हैं जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। ठीक है, तो बच्चों आप अगर इनमें देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि बच्चों इसका जो एसिड है अगर आप इसका एसिड बनाएं तो इसका जो एसिड है वो सल्फोनिक एसिड है, और ये जो बना गया बच्चों ये क्या है? ये बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सल्फोनिक एसिड का ज्यादा होता है, और जिस एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसके आयन की लिविंग टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। तो बच्चों ये ऑर्डर में ऐसे होना चाहिए था, इधर की तरफ। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आपको तो दिया इस तरीके से है। ठीक है, तो ये तो मैच नहीं करता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर इन दोनों के देखें तो दोनों ही सल्फोनिक एसिड हैं। अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर CCl3 है, यहाँ पर CF3 है। तो CF3 का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर बच्चों CF3 का इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर CCl3 से ज्यादा होता है। तो बच्चों ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि ये आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस एनायन। बच्चों इसमें बात करें तो इसका जो एसिड है वो HCN है और यहाँ पर HI है। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ HI का ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिविंग पावर भी अगर बात करें लिविंग ग्रुप पावर, तो लिविंग ग्रुप पावर बच्चों क्या होगा? इसका जो आयन है CN- का कम होगा और I- का ज्यादा होगा, तो ये मैच नहीं करता। अगर आप बच्चों इसमें देखें तो इसमें बना अमोनिया और इसमें बना क्या बच्चों? H2। अब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से H2O का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो बच्चों लिविंग ग्रुप पावर अगर आप देखें तो NH2- का कम होगा, OH- का ज्यादा होगा। ठीक है, तो एनायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे पूछा है विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मीसोब्यूटेन 2,3 डाइऑल। तो बच्चों मीसो की बात कर रहा है, तो मीसो कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ब्यूटेन बच्चों इस तरीके से है CH3 CHOH CHOH एंड CH3। ठीक है, तो मीसो फॉर्म बनाना है बच्चों, तो आपको क्या करना है? फिशर प्रोजेक्शन है, वर्टिकल लाइन पर हम प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन को रखते हैं। तो मीसो का मतलब बच्चों जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसा ये POS। तो ऐसा स्ट्रक्चर देखना है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो पहला तो काम ये करना है बच्चों, हमें स्टैंडर्ड फिशर बना लेना है। स्टैंडर्ड फिशर में वर्टिकल लाइन पर प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन रखना है। तो पहला अरेंजमेंट तो सही है, इसको लोअर जो कायल सेंटर है इसको हमें सेट करना है। तो ये इस तरीके से होगा बच्चों, इसमें रोटेशन करवाते हैं। ठीक है, तो टॉप कायल सेंटर वैसे ही रखना है बच्चों। अब इसमें बच्चों ये घूम के CH3 यहाँ पर आएगा, ये OH मूव करके यहाँ पर आ जाएगा और H यहाँ पर आएगा। बच्चों देख रहे हैं इसमें POS नहीं है, POS प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये मीसो नहीं है। ठीक है, अब बच्चों अगर इसकी बात करें तो पहले तो आप देख लीजिए टोटल कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन इसमें देखिए इथाइल में 2 कार्बन, इस इथाइल में 2 कार्बन और एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, इसमें 6 कार्बन है। तो ये तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल तो है नहीं, ये तो कट गया, ये तो ऑलरेडी नहीं है। अब बच्चों हम यहाँ पर चेक करते हैं। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें भी POS नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी POS नहीं है, ये भी नहीं रहा। एक ही आंसर है आपका 3, उसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है,
तो बच्चों ये टॉप वाला कायरल सेंटर तो ठीक है, CH3 OH और H दिया है। बच्चों इसमें अगर आप देखें इसको ऐसे पहुंचाया इस तरीके से, तो हमें मिला बच्चों CH3 OH H, और बच्चों ये OH यहाँ पर आ गया, CH3 यहाँ पर आ जाएगा और ये H। बच्चों देखिए यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड क्या है बच्चों, मीजो कंपाउंड है। तो आपको बच्चों आंसर मिला 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है जिसमें हमें बताना है इनकरेक्ट मैचिंग। बच्चों पहला कह रहा है कि ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। बच्चों न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होते हैं तो उन पर लोन पेयर होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए वाटर, ठीक है वाटर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। जो अमोनियम आयन ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है डोनेट करने के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल के पास कम से कम एटलीस्ट एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो डोनेट हो सके। बच्चों H+ ये भी इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बच्चों ये तो गलत हो गया कि ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। अगर बच्चों इसकी बात करें सेकंड कह रहा है कि ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। हाँ बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए। जैसे H+ की बात करें तो बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। बच्चों SO3 सल्फर है, तो सल्फर से ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए अगर ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ब्रेक होता है तो सल्फर पर क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों। CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन बच्चों ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि कार्बन के साथ देखिए क्लोरीन क्लोरीन और ये, तो बच्चों इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बच्चों। NO2+ भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी डेफिशिएंट है, तो बच्चों ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल, तो ये सही है। ठीक है, तो आंसर मिला बच्चों हमें 2। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑल आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अगर प्रोटॉन जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो बच्चों ये DMSO है, इसको डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं, DMSO। तो DMSO बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से प्रोटॉन नहीं जुड़ा है, तो ये क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो बच्चों ये भी मैच नहीं करेगा, ऐसे आप इनको भी देख सकते हैं। HCO बच्चों यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन से CH3 लगा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। हाँ C2H5OH, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अल्कोहल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन सभी के सभी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इसमें देखिए ऑल आर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए वाटर दे दिया गया है, तो वाटर तो क्या है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये भी मैच नहीं करता। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सही आंसर है 2। तो बच्चों बहुत ही आसान और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा है विच आर द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ऑप्टिकल के लिए कायरल कार्बन का जरूरी है, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होना जरूरी है, और ज्योमेट्रिकल के लिए बच्चों जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जैसे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या साइक्लिक कंपाउंड, इस तरीके का सिस्टम जरूरी है। तो बच्चों यहाँ देखिए कायरल सेंटर तो है लेकिन डबल बॉन्ड से अटैच दोनों ही एटम सेम है, तो इस ये तो बच्चों रहा नहीं, तो ऑप्टिकल तो मिलेगा लेकिन ऑप्टिकल के साथ साथ ज्योमेट्रिकल भी देखना है। बच्चों हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन में देखिए कायरल सेंटर तो है लेकिन डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग। बच्चों डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ये भी नहीं रहा। तो GI के लिए जरूरी है कम से कम 8 मेंबर रिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए कार्बन कायरल है और डबल बॉन्ड है, तो बच्चों ये रिंग 10 कार्बन का है, तो 10 कार्बन में बच्चों ये डेकीन है, तो सिस डेकीन और ट्रांस डेकीन बनता है। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें बात करें तो इसमें भी कोई चांस नहीं है, कार्बन भी कायरल नहीं है और डबल बॉन्ड इनसाइड 6 मेंबर रिंग, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा बच्चों, आपका आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है ये कंपाउंड गिवन है, तो इस कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं। तो बच्चों हम स्टीरियो आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले क्या करते हैं कि सभी को हम अबव प्लेन रखते हैं। ठीक है, तो CH3
COOH एंड COOH, ये पहला आइसोमर बना। अब हम बच्चों करते हैं एक को बिलो प्लेन। जब हमने एक को बिलो प्लेन किया, यहाँ बच्चों दो डिफरेंट ग्रुप का अरेंजमेंट है, एक CH3 एक COOH। तो बच्चों CH3 भी बिलो प्लेन हो सकता है, या बच्चों COOH भी बिलो प्लेन हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं दो ग्रुप को बिलो प्लेन। अब दो में बच्चों क्या है पॉसिबिलिटी, देखिए या तो दोनों CH3 बिलो प्लेन हो या दोनों COOH बिलो प्लेन हो, एक ही बात है बच्चों। तो हमने दो CH3 को बिलो प्लेन किया, तो हम बच्चों CH3 को बिलो प्लेन करें या COOH को करें, एक ही बात है। ठीक है, अब बच्चों इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि एक CH3 और एक COOH बिलो प्लेन हो जाए। ठीक है, बच्चों इसके 5 स्टीरियो आइसोमर बने। आपसे इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस गिवन कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, वो 5 हो गए। अब बच्चों चेक करते हैं इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या नजर आती है या नहीं है। तो बच्चों देखिए, अगर हम इसकी बात करें बच्चों, अगर हम इसको ऐसे देखें, इसको अगर हम यहाँ से प्लेन से कट करें तो बच्चों इसमें POS नजर आती है। ठीक है, क्योंकि ये CH3 और ये CH3 जो अबव प्लेन है, ये अपनी इमेज बना लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या है बच्चों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं, तो इसको भी हम इस तरीके से ऐसे अगर एक प्लेन पास करें बच्चों इसको, तो ये POS है। इससे क्या होगा बच्चों, ये दोनों COOH अबव प्लेन आएंगे, तो ये अपनी इमेज बना लेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो बच्चों क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो POS है तो ये क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो जैसे इसमें ऐसे प्लेन लगाया है, तो बच्चों हम इसमें ऐसे देख सकते हैं कि अगर इस तरीके से एक प्लेन पास करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आती है बच्चों। अब ये दोनों CH3 अबव प्लेन हो गए, ये अपनी इमेज बना लेंगे इस तरीके से बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब बच्चों अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए, अब आप चाहे प्लेन ऐसे लगा लो या इस तरीके से पास करें, तो आप बच्चों दोनों CH3 बिलो प्लेन है, तो ये बिलो प्लेन अपनी नीचे मिरर इमेज बना रहे होंगे, ये भी क्या है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो चूंकि यहाँ पर आप प्लेन ऐसे या इस तरीके से देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर नजर आती है। क्योंकि सेंटर से देखें, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अगर सेंटर से हम इस तरफ गए तो एक ग्रुप मिला बिलो प्लेन और सेम ग्रुप मिला अबव प्लेन। ठीक है, तो बच्चों एक बिलो प्लेन एक अबव प्लेन, सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, वो बच्चों सिमेट्रिक होंगे। इसी तरीके से ये CH3 बिलो प्लेन है, ऑपोजिट डिस्टेंस पर दूसरा जो CH3 मिला बच्चों अबव प्लेन है, तो एक बिलो एक अबव अपोजिट डिस्टेंस पर दोनों मिल रहे हैं बच्चों, वो सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक होते हैं। बच्चों इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बच्चों अगर किसी भी तरीके का सिमेट्री एलिमेंट दिख रहा है, मॉलिक्यूल क्या है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बच्चों इसके 5 हमने स्टीरियो आइसोमर बनाए और वो सभी स्टीरियो आइसोमर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपसे पूछा है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं, कोई भी नहीं है। आंसर है आपका थर्ड, जो कि 0 बता रहा है। तो इंटीजर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव बेंजीन ऑन रिएक्शन विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बच्चों गेगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर हमें प्रोडक्ट बताना है बेंजीन किन में बनता है। बच्चों ध्यान दीजिए कि पीएच MgBr गेगनार्ड रिएजेंट है और ऐसे कंपाउंड से कंबाइन करेगा जिसमें हाइड्रोजन एसिडिक हो। तो अगर एसिडिक H है तो बच्चों आपको पता है कि PHH, जिसको हम बच्चों बेंजीन कहते हैं, का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो गेगनार्ड रिएजेंट का बच्चों ये रिएक्शन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है ये।
एसिड बेस रिएक्शन है। बच्चों आप इसमें अगर हम देखें तो ये एसिड का काम कर रहा है, तो गिरगनार्ड रिएजेंट का जो बच्चों पीएच माइनस है ये बेस का काम करेगा। तो हमें वो देखना है कि इनमें से ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपको मालूम है टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। तो टर्मिनल अल्काइंस मतलब जिसमें sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बच्चों ये H कैसा है, एसिडिक है। और जहां जहां पर जिन जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एसिडिक होगा उनका H ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खींच लेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है बच्चों, फिनाइल ग्रुप है, H को खींच करके PHH मतलब बेंजीन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन नजर आ रहे हैं बच्चों। तो डायरेक्ट हाइड्रोजन अगर जुड़ा होता तो एसिडिक होता, तो बच्चों ये काम नहीं करेगा। बच्चों अल्कोहल देखिए ये H एसिडिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये काम करेगा। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, इसकी अगर बात करें यहां पर जुड़ा हुआ जो H है ये एसिडिक होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से इसको हम बोलते हैं बच्चों एक्टिव मिथाइलिन। ठीक है, बीच में जो CH2 है वो एक्टिव मतलब एसिडिक है क्योंकि इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। ये भी H बच्चों एसिडिक है और ये निकाल लेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिस तरीके से अल्कोहल है बच्चों ऐसे ही फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके H को खींच लेगा। बच्चों यहाँ पर बात करें ये एल्कीन है, तो एल्कीन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। बच्चों ये देखिए यहाँ पर ये एसिडिक है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ग्रिग्नार्ड इसके भी H को खींच लेगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए थायो अल्कोहल है, ये भी H एसिडिक है, इसके भी H को खींचेगा। बच्चों यहाँ देखिए ये अल्काइन इंटरनल है और इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर कोई संभावना नहीं है कि ग्रिग्नार्ड इसके H को खींच पाए क्योंकि अल्काइन के केस में sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हमें चाहिए। तो बच्चों आप काउंट कर लें 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, तो बच्चों 6 कंपाउंड ऐसे हैं जो ग्रिग्नार्ड के साथ कंबाइन करके बेंजीन बनाते हैं। बच्चों तो जनरली जहां पर H एसिडिक होता है जैसे बच्चों H2O है, फिनॉल है, अल्कोहल है, टर्मिनल अल्काइन है बच्चों, अमोनिया है, C2H5NH2 है, बच्चों C2H5 होल ट्वाइस NH है। ठीक है, तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, एसिड है CH3COOH, ये भी काम करता है। ठीक है बच्चों, और जैसे हमने ऐसा एमीन ले लिया बच्चों, एनिलीन है, ये भी काम करेगा। स्पेशल केसेस में जैसे बच्चों ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड ये हो गया, ये बच्चों ये भी ये काम कर जाएगा क्योंकि इसका H जाने के बाद ये एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब के सब कुछ जनरल एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एसिडिक होता है और वो H ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिमूव कर। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दर्शना क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सौरभ प्रताप और वापस मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। हम लोग CT2 मेंस का पेपर देख रहे हैं और CT2 मेंस के पेपर में आपने अभी तक फिजिकल और ऑर्गेनिक के देखा, अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक। ठीक है ना, और देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को हमें हैंडल करना है। चलिए शुरुआत करते हैं CT2 मेंस, है ना, CT2 मेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है ना। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, है ना। स्टेटमेंट करेक्ट और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एन ऑक्टा complex of zinc 2 ion has
0 CFSE। सेकेंड आपसे पूछा गया है अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2 2+ is colored as the value of delta naught for the H2O complex fall in the visible region, है ना। एंड थर्ड दे रखा है आपको द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डोमेन। Third, the correct order of for the wavelengths of absorption in visible region, ठीक है। कुछ इस तरह से दे रखा है कि NiNO2 4 minus NiNH3 6 2+, नेक्स्ट है NiH2O 6 2+। ये आपसे पूछा गया है और आपसे बोला गया है कि क्या होगा, है ना। आपसे बोला कि करेक्ट निकालना है। अब देखो इसमें ना ऑप्शन दे रखा है करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको 1 इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2 इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3 इज करेक्ट। मतलब इस तरह से ऑप्शन दे रखा है आपको कि 1 करेक्ट है या 1 2 3 करेक्ट है या 1 2 करेक्ट है या फिर आपका 2 और 3 करेक्ट है। इसको इस तरह से पूछा गया। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक आयन हैज 0 CFSE, बिल्कुल सही बात है। जब भी D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी तो हमेशा CFSE क्या होगी 0, क्योंकि जिंक यहां पर D10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ घूम रहा है तो 0 CFSE होगी। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। इस स्टेटमेंट को लेकर सेकंड स्टेटमेंट को लेकर हमें कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू थोड़ी याद है कि यहां पर ये विजिबल रीजन में आता है कि नहीं आता है, हो सकता है ना आता हो, तो हमें वैल्यू याद है। तो अभी फॉर द टाइमिंग हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसको बात करते हैं। तो यहां पर देखो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें जो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी इसकी वो ज्यादा होगी। जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा उसका जो वेवलेंथ होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम, क्योंकि एनर्जी बढ़ते ही वेवलेंथ क्या हो जाता है कम। तो यहां पर वेवलेंथ इसकी कम हो जाएगी क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये बात तो हमें समझ आती है। अब बात आती है व्हिच मींस ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है। अब सेकंड को कैसे करेंगे? ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में देखो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आपको कि 1 सही है, ऑप्शन 2 दे रखा है आपको कि 1 2 एंड 3 तीनों सही है, ऑप्शन 3 दे रखा है आपको कि 1 एंड 2 सही है और ऑप्शन 4 दे रखा है आपको 2 एंड 3 सही है। अब अगर यहां से आते हो तो आपको ये तो समझ आता है कि ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 तो हमें पता ही है सही है, ठीक है, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 और 3 ऑटोमेटिकली सही है। अगर 1 और 3 ऑटोमेटिकली सही हैं तो 3 होना चाहिए यहां पर भी 3 होना चाहिए, यहां पर 1 होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये Which means आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप पेपर में दे रहे हो ना तो हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन ना आता हो, लेकिन आप बाकी ऑप्शन से ना वो तीसरा ऑप्शन देख सकते हो, सोच सकते हो कि ऑप्शन में आंसर किस तरह से देखा है और उस हिसाब से आपका आंसर निकालने में पॉसिबिलिटी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि 6 आपको ये देखा कंपाउंड COCl3.5NH3.H2, ठीक है। आपसे बोला गया है कि जब ये सॉल्यूशन में जाता है तो 3 आयंस देता है। कितने आयंस देता है? इट गिव्स 3 आयंस,
ठीक है, तो 3 आयंस देता हो तो इसका तो क्या सॉल्यूशन, क्या कंपाउंड बन जाएगा, इसका कंपाउंड बन जाएगा कुछ ये, दिस विल बी अ कंपाउंड, क्योंकि 3 आयंस दे रहा है। देखो यहां पर 2 Cl और एक वो, ठीक है। अब ये बोला गया है कि इसको अगर आप एक्सेस ऑफ AgCl में डालो, एक्सेस ऑफ AgNO3 में, सॉरी एक्सेस ऑफ AgNO3 में डालो तो क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कितना है, ये 2 मोल्स है। अब याद रखना, अगर ये 2 मोल्स है, यहां पर बनना तो AgCl ही है ना, यही बोला है। कितने मोल्स ऑफ AgCl बनेगा ये पूछा गया है, ठीक है। दिस इज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ये कैसा क्वेश्चन है, इंटीजर है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा गया कितने मोल्स बनेंगे, सिंपल देखो, ये 2 मोल है ना, और ये Cl2 है, तो टोटल Cl2 कितना निकल रहा है 2 मोल से, 4Cl निकल रहा है, 4Cl माइनस निकल रहा है ना। अगर 4Cl माइनस निकल रहा है तो यहां तो Ag एक ही है, यहां पर कितना बनेगा 4AgCl बनेगा, व्हिच मींस कितना मोल ऑफ AgCl बन रहा है 4। हमें यही चीज बतानी है, हमें यही चीज बतानी है, कितना मोल ऑफ AgCl है 4 मोल ऑफ AgCl, ठीक है। बस दिस इज द आंसर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, है ना। क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है, ठीक है। आपको क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट देखो क्या दे रखा है, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स RHNO2 SCN EN can exhibit optical isomerism. Optically active, ठीक है। थर्ड, if complex NiEN whole thrice 2 plus has X number of chelate ring and Y number of stereoisomers and Y isomers, then X plus Y will be 6, then X plus Y will be 6, ठीक है। और लास्ट पूछा गया द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर, फोर्थ, नंबर ऑफ GI पॉसिबल फॉर NAB A2 B2 is 4, ये आपसे पूछा गया है ना। और आपसे बोला गया कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब देखो क्या बोला गया कि ये ऑप्टिकल ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्स है और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाता है। बिल्कुल, जब ये सिस पोजीशन पे होगा, 2 बाइडेंटेड लिगेंड जब सिस पोजीशन पे होते हैं तो हमेशा क्या दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। ये तो डेफिनेट बात हमेशा याद रखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज क्लियर है कि अगर आपके पास 2 बाइडेंटेड लिगेंड और वो सिस पोजीशन पे तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। अगेन ये दोनों क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो बाइडेंटेड लिगेंड जैसी सिस पोजीशन पे है हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव दिखाएंगे, तो ये भी करेक्ट है। अच्छा इसकी बात करें, इफ कॉम्प्लेक्स NiEN3 हैज X नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स एंड Y number of stereoisomers, then X plus Y equals will be 6, क्या ये सही है? अच्छा कितने चिलेट रिंग्स हैं? अगर तुम निकल को देखोगे तो निकल कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पर निकल होगा, बाकी तरफ इस तरह से EN बुला होगा। अगर ऐसा होगा which means चिलेट रिंग्स कितनी है, 3,
ठीक है। चिलेटेड लिंक्स कितनी हो गई 3, तो x 3 हो गया। और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, इसका स्टीरियो आइसोमर क्या हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, दैट इज इट। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो कितना हो जाएगा 2 स्टीरियो आइसोमर्स, तो 2 और 3 प्लस करके तो तुम्हें भी आता है 5 होता है, लेकिन इसने क्या बोला 6, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, हमें इनकरेक्टली ढूंढना है, तो ये हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ GI पॉसिबल फॉर MAB A2 B2। अब देखो ये ऑप्शन पूछा गया और हमें इसमें कंफ्यूजन है कि ये कैसे बनाएंगे। देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर आप इस तरह समझो कि M को AB को आप एक जगह पर कांस्टेंट रख दो, AB अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है, बस बाकी सबको हिलाते रहो, तो आपके पास A ये बन गया, B ये बन गया, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास M A इधर है, देखो पहला ये बना, सेकंड क्या बनेगा, सेकंड अब इसको, अब देखो इसको मैं घुमा देता हूं, यहां पर मैं B कर देता हूं और यहां पर मैं A कर देता हूं, है ना, यहां पर मैं B कर देता हूं, यहां पर मैं A कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर A रख के यहां पर B रख देता हूं, ठीक है, 3 बन गए, है ना। और फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां से देखो, अब देखो B के अपोजिट में क्या है B और A के अपोजिट में क्या है A, तो इसको घुमा के मैं A के अपोजिट में B कर देता हूं, B के अपोजिट में A कर देता हूं, ये कर सकता हूं। तो 4 डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर्स आपके पास GI पॉसिबल्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा निकल वाला, है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ईच एटम कैरीज सेम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ईच एटम कैरीज सेम, कौन से स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। जब मैं XeO3 को बनाता हूं, ठीक है, XeO3 को बनाता हूं तो XeO3 कैसे बनेगा, इसके पास एक लोन पेयर, अगर इसके पास एक लोन पेयर है बट ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर है, इसने बोला ईच एटम शुड कैरी इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, है ना, इक्वल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बट इसमें तो अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। चलिए XeF2 की बात करें, XeF2 की बात करें तो F एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, 3 लोन पेयर। क्या फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, बिल्कुल फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये ही आपका आंसर होगा। यहां पर फ्लोरीन के पास क्या है 3 लोन पेयर है ना, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर और सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर। अब CO3 2 माइनस, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, CO3 2 माइनस, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर ही नहीं है। इसने पूछा ईच एटम के पास इक्वल लोन पेयर होना चाहिए, फिर आता है O3, इसमें भी पॉसिबल नहीं, इसमें भी पॉसिबल नहीं, तो सब में अलग अलग है, बस इसी में क्या है सेम है कि सारे एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स है। चलिए तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका 2, आंसर हो जाएगा इसका 2, है ना, ये वाला आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, नेम पूछा गया इसका, किसका पूछा गया, NiNH3 4, है ना, और नेक्स्ट है NiCl4। आपको बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। अब तो सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, टेट्राअमीन निकल 2, टेट्राअमीन निकल 2, है ना, N को छोटा लिख दो इसको, है ना, टेट्राअमीन निकल 2, इसको लिख दो। और नेक्स्ट हो जाएगा टेट्राक्लोराइडो निकल 2, ये आंसर हो जाएगा। पर टेट्राअमीन निकल 2 पहले आप कैटायन का लिखते हो फिर एनायन को लिखते हो, तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, मतलब अगेन इनकरेक्ट ढूंढना है आपको, क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। पहला देखो फर्स्ट सिग्मा 1s 0 नोडल प्लेन, NP लिख रहा हूं मैं, है ना। सेकंड पूछा गया आपको पाई 2py 1 नोडल प्लेन, ठीक है। थर्ड है आपके पास पाई स्टार 2py 2 नोडल प्लेन, और फोर्थ है आपके पास सिग्मा स्टार
2px 2 नोडल प्लेन। अब देखो सिग्मा 1s जब बनता है तो सिग्मा 1s कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, तो इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, तो जीरो, ये तो सही है, हमें रॉन्गली मैच बताना है। पाई 2py 1 नोडल प्लेन, पाई 2py बोला है, तो पाई 2py कैसे बनेगा, देखो 1 2। अब पाई है क्योंकि स्टार नहीं है, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो यहां पर तो कहीं आएगा नहीं, इस तरह से बनेगा, तो यही एक नोडल प्लेन रहेगा, बिल्कुल ये भी सही है। पाई स्टार जब बनेगा, अब देखो पाई स्टार यहीं पे बन जाएगा, जहां पर ओवरलैप कर रहे हो वहां से हटा दो, जहां पर ओवरलैप कर रहे हो वहां से हटा दो, तो यहां पर इस तरह से, यहां पर इस तरह से, और यहां पर अंदर की साइड, यहां पर अंदर की साइड, ये एक 2 नोडल प्लेन, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा होगा, गलत ये होगा, तो रॉन्गली मैच यही है, लेकिन करेंगे कैसे, देखो इसको निकालेंगे कैसे, देखो कितना है, सिग्मा स्टार्ट हुआ, सिग्मा स्टार्ट हुआ 2x, मतलब कुछ सिग्मा की फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि ये स्टार है, तो जहां पर ओवरलैप करता है वहां पर नोडल प्लेन बन जाता है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये एक नोडल प्लेन, ये एक नोडल प्लेन, ये एक नोडल प्लेन, तो 3 डिफरेंट नोडल प्लेन है इसके पास, 3 होने चाहिए, इसमें 2 लिखा है, तो ये गलत हो जाता है ना, रॉन्गली मैच्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन इंटीजर, इंटीजर बोला गया है ना, इंटीजर बोला गया है। इंटीजर में क्या बोला गया है कि नाइट्रोजन से बड़ा साइज में कौन है, नाइट्रोजन से बड़ा साइज में कौन है, आपको कौन कौन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, रुबीडियम दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है, कार्बन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है, बोरॉन दे रखा है, सोडियम दे रखा है, तो पोटेशियम दे रखा है, सीजियम दे रखा है, बेरियम दे रखा है। अब देखो कुछ तो ऑब्वियस है, ये 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 ऑब्वियस है, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है आपके पास, है ना, ये 6 ऑब्वियस है। अच्छा बोरॉन क्योंकि उसके राइट हैंड साइड पे पड़ता है, अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो उसके राइट हैंड साइड पे, या आप अगर इस तरह से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पहले पड़ता है, और अक्रॉस द पीरियड जब इसमें साइज डिक्रीज होता है तो बोरॉन का साइज ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन से क्या होगा, बड़ा, और कार्बन का भी ऐसे होगा, जबकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का क्या होता है, छोटा होता है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 8, तो आंसर क्या होगा, 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका साइज नाइट्रोजन से बड़ा है, ठीक है। चलिए बस बेटा आज इनऑर्गेनिक में इतना ही था। तो CT4 का सॉल्यूशन आपने देखा, देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो अगर आप आराम से भी पेपर को करते हैं ना, तो आसानी से आप मेंस के क्वेश्चन तो बहुत ही चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है, बस आपको ध्यान से करना है। चलिए ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर